नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में निकाय चुनाव को लेकर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार के विकास कार्यों की चर्चा की और सपा बसपा पर कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव जाति मजहब को लेकर नहीं बल्कि नगरीय जीवन स्तर को मजबूत करने के लिए है, सपा बसपा के कचरे को साफ करने के लिए है। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? हमारे शहर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। किसी भी शहर में जाओ कूड़े का डंप पड़ा रहता था, यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। उधर अलीगढ़ में मेयर प्रत्याशी जमीरुल्लाह खान और नगर पंचायत पालिका के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे। रोड शो में सपाइयों ने पैदल और वाहन से मुलायम सिंह यादव अमर रहे और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। अखिलेश यादव खुली जीप में प्रत्याशी जमीरुल्लाह खान और सपा नेता अज्जू इशहाक के साथ सवार हुए। रोड शो में सपाई पैदल और वाहनों से सपा के झंडे लेकर दिखे। रोड शो में अखिलेश यादव ने जनता से प्रत्याशी जमीरुल्लाह खान और नगर पंचायत और नगर पालिका के सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। अलीगढ़ पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था, जो लोगों के पानी पीने की सुविधा देनी थी, सीवर सिस्टम नहीं है। अभी कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा उसका कोई रास्ता नहीं है। हाउस टैक्स सरकार ले रही है और उसके बावजूद भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शहर में वो लोग नहीं दे पा रहे। और उस शहर में जो हिस्टोरिकल, अगर अलीगढ़ को हम हिस्टोरिकल देखें तो यहां से पढ़े हुए लोग, यहां से शिक्षा पाए हुए लोग दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुंचे, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे। और जिस शहर से वो पढ़ लिख करके तालीम हासिल करके निकले हैं, उस शहर को जो सुविधाएं मिलनी थी सरकारें नहीं सुविधा दे पाई। और खासकर बीजेपी का केवल ये नारा रहा जो जुमला बन गया स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक के इंतजाम को सांड और जानवर देखेंगे? जिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के और समय समय पे जब कूड़ा जलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चिंता व्यक्त करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है सरकार ने? जो कूड़ा है उसके कलेक्शन के लिए क्या किया है? उधर सपा नेता आजम खान अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। स्वार के निकाय चुनावों में सपा प्रत्याशी के समर्थन के लिए पहुंचे आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए स्वार से बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी शरीफ अंसारी अभद्र भाषा में संबोधित किया। आजम खान ने चैलेंज करते हुए कहा कि स्वार की गलियां बंटने वाला पैसा मेरी कलम का है। इतना ही नहीं बल्कि आजम खान ने बीजेपी प्रत्याशी को मंच से ही जेल भेजने तक की धमकी दे डाली। स्वार की गलियां, स्वार की सड़क और इसका विकास और बंटने वाला पैसा, ये किसका है? अरे ये मेरे कलम का दिया हुआ है। वारे नमक हराम। अरे बरादरी की नाक कटवा दी
होगी। उधर सोनभद्र पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निकाय चुनाव के लिए नगर निकाय के आरटीएस क्लब मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। विकास योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने हर गरीब को पक्की छत, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, गैस सिलेंडर, हर घर नल से जल उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में बदलाव लाया है। चुनाव प्रचार के लिए आए रबर्ट्सगंज नगर से प्रत्याशी रूबी प्रसाद सहित भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। लेकिन आम जनता, व्यवसायी, उद्योगपति निर्बाध गति से अपना काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर समेत हुआ लगे हुए बड़ी संख्या में उद्योगपति है। आज हम कह सकते हैं कि भारत में जितना भी मोबाइल उपयोग में होता है उसका 65% मोबाइल उत्तर प्रदेश बनाता है। और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल स्क्रीन बनाने वाली कंपनी सैमसंग नोएडा में लगी है। पूरी दुनिया को मोबाइल सप्लाई करती है, स्क्रीन सप्लाई करती है। आर्थिक मोर्चे पर हम नंबर 1 पर आने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बदायूं में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की। उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकारों के कामों को गिनवाते हुए कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी देश और प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने शुक्रबाजार में भाजपा उम्मीदवार नैना गुप्ता के समर्थन में एक जनसभा संबोधित किया। उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने नगर की प्रमुख सड़कों में रोड शो कर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया। आज ये मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। उसका कोई भविष्य नहीं है। वो एक परिवार की पार्टी बनकर के रह गई। वो समाज का भला नहीं चाहते, वो गुंडों का भला चाहते, अपराधियों का भला चाहते, माफियाओं का भला चाहते। लेकिन देश की जनता केवल अपने लिए ना सोचे, प्रदेश की जनता अपने लिए ना सोचे, बदायूं की जनता, दातागंज की जनता केवल अपने लिए नहीं, एक पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचे कि भारतीय जनता पार्टी है तो सुरक्षा की गारंटी है। सबका विकास भाजपा करती है, कुछ का साथ कुछ का विकास समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम। मौर्य जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और ये कहा है कि जो अतीक अहमद की जो हत्या हुई है वो सरकार के भाड़े के गुंडे थे। उसको लेके क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल एक मुझे लगता है कि ऐसे बयानों पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अखिलेश यादव जी जो चाहते हैं वही बुलवाते हैं। और मैं यह मानता हूं कि जो मामला इतना बड़ा है जिसकी जांच आयोग के द्वारा की जा रही है, उस पर सरकार के जिम्मेदार होने के नाते मैं समझता हूं जांच की सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए, जो लुटेरे हैं, जो 60 साल तक देश को लूटे हैं, उनकी लूट की छूट जो थी वो बंद हो गई है। और जो लूटे थे वो अभी माननीय मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो खा के रखे उसको भी निकाल करके मैं अपने गरीबों के लिए बांट दूंगा। तो ये बेचैनी बोल रही है, चाहे वो सोनिया जी बोले, राहुल जी बोले, चाहे उनके प्रियंका उनकी बहन बोले, और चाहे उनकी कोई पार्टी का कोई नेता बोले, भ्रष्टाचार पर जनता चोट कर रही है, भाजपा को वोट दे। उधर नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है, जिसके लिए मतपत्र और ईवीएम मशीनें जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंच गई हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर जनपद में 415 बूथ बनाए गए हैं। जिले में सुचारू मतदान के लिए 1500 से 2000 के आसपास पुलिस कर्मियों के अलावा संवेदनशील इलाके और बूथों पर पीएसी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। जनपद में कुल 2,92,619 मतदाता हैं, जिसमें 1,53,337 पुरुष व 1,39,282 महिलाएं मतदाता शामिल हैं। 11 मई को क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर? देखिए, जनपद पीलीभीत में 11 मई को नगर निकाय के चुनाव है, जो कि सेकंड फेज में पड़ रहा है। इसको लेकर हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं। इसमें हमारे जो फोर्स की ड्यूटी लगनी है वो हमने लगा दी है। हमने जो सेंसिटिव इसमें पोलिंग सेंटर हैं और पोलिंग बूथ हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ भी फोर्टिफाई कर दिया गया है। इसमें जो बाहर से पीएसी और अर्धसैनिक बल आना है उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है, उनके भी व्यवस्थापन को देख लिया गया है। यहाँ पीलीभीत जनपद में दिनांक 11 मई को मतदान है और 13 मई को मतगणना है,
और इसके लिए हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और जितने भी हमारे विभाग हैं और उनके जो हमने नोडल अधिकारी बनाए हैं उनकी कल हमने मीटिंग करी थी, तो उनके द्वारा सभी व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई है। जैसे बसों की परिवहन की व्यवस्थाएं कंप्लीट है, टेंट वगैरह की व्यवस्थाएं कंप्लीट है, जो पैकेटिंग है, बैलेट बॉक्स है, वो सब तैयारियां पूरी हैं। इसके अलावा हमने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती है, FST SST की टीमें हैं, जितनी भी जो चीज़ें हैं वो तैयारी हो गई है। वीडियोग्राफी और इसकी भी हमने तैयारी कर ली है। उधर मिर्जापुर के वार्ड 38 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुंदर शुक्ला ने निकाय चुनावों में अपनी जीत का दावा किया है। मिर्जापुर नगर निकाय चुनाव में जो भी पार्टी या निर्दल प्रत्याशी लड़ रहा है वह बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है। बसपा ने गड्ढा युक्त सड़क, स्वच्छ पानी, बिजली की व्यवस्था और साफ पानी को साफ सफाई को भी अपना मुद्दा बनाया है। वहीं मिर्जापुर में बहुजन समाज काफी संख्या में रहता है। वहीं वार्ड 38 से बसपा की जीत सुनिश्चित है। मेरी भावनाओं को जनता तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, ताकि हमारे नगर क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं सबको मेरी भावनाओं का पता चल सके। क्या है आपकी भावना? भावनाएं, आप लोग मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं, मिर्जापुर के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मिर्जापुर बहुत बड़ा जिला होने के बावजूद भी आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। नगर पालिका परिषद मिर्जापुर का प्रत्याशी बनाया गया है और आदरणीय बहन कुमारी मावती जी ने आपको आशीर्वाद दिया है और कहा कि आपको जीत करके आना है। और मैं देख रहा हूँ गांव में एक एक वार्ड में अभी खुद घूम करके आ रहा हूँ और मैं देखा हूं कि जिस तरह मिर्जापुर नगर पालिका में जिस तरह नाली, खड़िंजा, पानी जिस तरह बजबजा रहा है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं वादा करता हूं और आपकी तरफ से भी कि हमारा अगर बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन जीतता है तो जो गरीब लोग हैं, सौर समाज के लोग हैं, सबको निःशुल्क पानी दिया जाएगा, नालियों की सफाई होगी, जो भी मूल सुविधाएं हैं सारी जो है सौर समाज के लोगों को जो है उपलब्ध कराया जाए। उधर कानपुर देहात में 11 मई को मतदान होना है। नगर निकाय चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत दिखाने में जुट गए हैं। कानपुर देहात की पोखराया नगर पालिका परिषद से भाजपा की पूनम दिवाकर प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी पूनम दिवाकर और उनके पति करुणा शंकर दिवाकर घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं भाजपा के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पूनम दिवाकर के लिए वोट मांग रहे हैं। नगर पालिका परिषद पोखराया क्षेत्र के सभी वर्गों का लाभ भाजपा प्रत्याशी पूनम दिवाकर को मिल रहा है। और अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचने पर सांसद वरुण गांधी का पूरनपुर ब्लॉक क्षेत्र के शारदा सागर डैम बंदर बोझ तिराहा पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वरुण गांधी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जनता की जन समस्याओं को भी सुना। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में जाति, धर्म, क्षेत्रवाद आदि के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, असल में ये मुद्दे हैं ही नहीं। असली मुद्दे हमारे देश के नौजवान, किसान, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, संविदा कर्मचारी, जो आम आदमी, मजदूर, किसान के बेटे के मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर बात न कर सिर्फ लोगों को भटकाया जा रहा है। का, फ्रांसीसियों का, कई अलग अलग समाज के लोग का राज रहा और हमारे बड़ों ने और आपके बड़ों ने बहुत कुर्बानियां देके इस देश को स्वतंत्र किया। देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन आज भी अफसोस की बात यह है कि जब आप में से कोई व्यक्ति पुलिस थाना जाता है या अधिकारी के सामने जाता है तो आज भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे वो देश के राजा हैं और आप उनके गुलाम हैं। उधर बदायूं के खेड़ा जलालपुर गांव में शादी की दावत खाने के बाद 10 बच्चे बीमार हो गए। बारात में खाना खाने के बाद बच्चों को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद कई बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चों का डॉक्टर की टीम बच्चों का इलाज कर रही है। सूचना मिलने पर जिले की खाद्य विभाग की टीम ने खाने का सैंपल लिया है। वहीं प्रशासन रिपोर्ट आने के बाद जाँच करने का इंतजार कर रही है। दावत खाने गए थे। कहाँ? लड़के की शादी थी एक की। कहाँ? गांव में? खेड़ा जलालपुर में। किसके यहाँ थी? लाला राम के यहाँ। अच्छा, फिर
वहाँ से ये बच्चे खा के आए हैं तो उनको किसी को उल्टियाँ हुई, किसी को दस्त हुई है, फिर उनको दवाई दिलाई है, फिर तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस लेके आई बताइए। अच्छा। हाँ जी। उधर बस्ती के डीएम ने 6 सीएचसी अधीक्षक का वेतन रोकने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जिला अस्पताल में प्रसव में कमी होने पर सीएचसी अधीक्षकों को डीएम ने फटकार लगाई है। वहीं गांव में लगाए जाने वाले इंडिया मार्का हैंडपंप के पानी की जांच न कराने पर सख्ती करते हुए कई बीएसए समेत एक्सईएन जल निगम का भी वेतन रोकने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। वहीं जिले में कई जगहों से बिजली व्यवस्था की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यूपीपीसीएल के अधिकारियों का भी वेतन रोका गया है। डीएम के सख्त तेवर से जिले के कई विभागों के अधिकारी हलकन हुए हैं। वहीं समीक्षा बैठक के दौरान मौजूदा कई विभाग के अधिकारियों को डीएम ने फटकार भी लगाई। तो अभी आप इसमें वीडियो भी बताएंगे और बता देंगे कौन सी पहले, या तो वहाँ हर आदमी जाके देख ले। उधर रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर खड़ी कार सवारों और ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी में झड़प हो गई। कार को हाईवे के से किनारे हटाने के लिए कहने पर कार सवारों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी से अभद्रता करते हुए सरकारी टैबलेट मोबाइल छीनने की कोशिश भी की। घटना 7 मई 2023 दिन रविवार की है, जब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कार चालकों का चालान काटने की कोशिश की तो गुस्साए कार चालकों ने दरोगा का सरकारी टैबलेट मोबाइल छीनने का प्रयास किया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाईवे पे लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले? नाम नहीं सब पता हमें। गाड़ी यूपी 33 AC 42 22 है। अच्छा। हटाने के लिए कहा तो मोबाइल छीन रहा हमारा है। आपका मोबाइल छीन रहा है? मोबाइल छीन रहा है और उल्टा सीओ साहब कह हमको गाली दे रहे हैं, उनको फोन मिला करके। अच्छा। गाड़ी हटाई यहाँ से भाई, रोड पार्किंग हाईवे पे लगी है। उधर रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने घर के सामने खड़े मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के दुर्गागंज गांव का है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार डंपर ने दरवाजे पर खड़े 10 वर्षीय बच्चे को रौंद दिया। बच्चा अपनी परिजनों के साथ शादी में शामिल होने आया था। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। उधर राट कोतवाली इलाके के कुर्रा गांव में मामूली विवाद के चलते युवक ने लोगों को डराने के लिए खुलेआम तमंचा लहराया। युवक के खुलेआम तमंचा लहराने से गांव में दहशत का माहौल है। तमंचा लहराते युवक का वीडियो ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। हालांकि अभी पुलिस ने तमंचा लहरा रहे युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। चलिए, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।